आइए, हम लोगों ने इकोनॉमिक लॉ स्टार्ट किया था और इकोनॉमिक लॉ में हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले पोर्शन को पढ़ना शुरू किया था, जहां पे हमने सबसे पहले बात की थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या। तो हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह से हमारे और आपके पास कोई सामान होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी कहलाता है। हम उस सामान को खुद इस्तेमाल करेंगे या हमारी मर्जी से ही कोई उसका क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। यही मतलब होता है प्रॉपर्टी का। नहीं होता, कितने बार हम कहे थे अपना प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या, कोई कहीं कूड़ा ही फेंक दिया, कुछ भी। अगर आपकी जमीन है, आप उसमें कूड़ा फेंके, कचरा फेंके, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन यही किसी और की जमीन में अगर आप ऐसा कर रहे, तुरंत कहता है अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं कि हाँ मेरा प्रॉपर्टी है, आप इसमें फलाने काम को कर सकते हो, तो ऐसा आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी का मतलब दो बात है, आप उसका इस्तेमाल करें और आपके परमिशन से कोई उसका क्या करे, इस्तेमाल करे। यही मतलब होता है प्रॉपर्टी का। अंतर बस इतना ही है कि यहां पे हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसका मतलब हुआ कि आप अपने इंटेलेक्ट से जो है वो कुछ तैयार कर रहे हैं, और ये जो चीजें आप तैयार कर रहे हैं उन चीजों का मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं, या आप जिनको अलाउ करेंगे वो इसका क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। यानी या तो आप इस्तेमाल करेंगे, आप बनाएंगे, या जिनको आपने परमिशन दिया है वो बनाएंगे और वो इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर बनते नहीं, इंटेलेक्ट को सिक्योर करने के लिए, उसको मोनेटाइज करने के लिए अगर कहीं कोई लॉ बनता नहीं तो लोगों में मोटिवेशन नहीं आता। ना कोई साइंटिस्ट दुनिया भर के रिसर्च करता, ना ही कोई बहुत अच्छा ऑथर जो है वो बुक को लिखता, ना ही आप जो इतने सारे जो है मूवी जिन्होंने बर्बाद कर रखा है ओटीटी से लेकर के जहां जहां जगह पे, वो भी बनता, ना ही इतने सारे बैंड बनते, चाहे जुनून बैंड हो, चाहे जो है वो डिवाइन हो, या कोई भी बैंड क्यों ना हो। इनके परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, इस पे भी जो है वो कॉपीराइट मिलता है। ये सब दिया हुआ, कहीं पे ये परफॉर्म करते तो ये नहीं उन्होंने परफॉर्म किया अब आप शुरू हो गए झिंग 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 लाला, जो बोल रहे वो शुरू हो गए, नहीं। अगर उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिया तो उसका भी क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। इसका मतलब अपने जो है वो अपने इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग से कोई धुन बनाया, कोई तरीका बनाया, कोई सर्कस वगैरह का शो हुआ, कहा कि इन सारे चीजों को जो इंटेलेक्ट से बनाया गया, कहीं किसी का लोगो है, साइन है, अगर जो है वो मर्सिडीज का है, ये नहीं कि कोई भी गाड़ी है आपने अपने मारुति पे चिपका लिया मर्सिडीज वाला, या ऑडी वाला चिपका लिया, या जैसा देखा मर्सिडीज का डिजाइन वैसे ही डिजाइन का जो है सेंट्रो ने गाड़ी निकाल दी। कहा गया कि नहीं, जितने भी तरह की क्रिएटिविटी है माइंड की, जिससे भी कोई भी चीज बन रहा है, चाहे वो शूज हो, चाहे वो अच्छे डिजाइन का चेयर हो, चाहे अच्छे डिजाइन का आपका जो है वो टीवी हो, या स्क्रीन हो, या मोबाइल हो, या वॉचेज हो, कुछ भी हो, कह रहे हैं कि जहां भी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल होता है, चाहे नई दवाइयां बने, चाहे नए तरह का एलईडी या बल्ब या कोई चीज बने, कहा कि इन सब चीजों को इंटेलेक्ट के दायरे में रखते हैं, और इन्हीं को जब तैयार कर दिया जाता है तो उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वो इंटेलेक्ट करे जिन्होंने इसको क्या किया है, तैयार किया है, बनाया है, या उसके परमिशन के साथ होना चाहिए। इन्हीं चीजों के लिए हमें 5 तरह के यहां पे एक्ट पढ़ने हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और एक एक करके हमने पढ़ना शुरू किया था। पहला हमला हम लोग किस पे किए थे, पेटेंट एक्ट पे, जहां पे हमने बात की थी कि पेटेंट सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर मिलता है जो चीज किसके दायरे में आते हैं, इन्वेंशन का। ठीक है, समझ गए, एक बात है इन्वेंशन के दायरे में। अब ये तो बता दो कि इन्वेंशन किस चीज को कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस। कहा अच्छा, दुर्गा पूजा में, दीपावली में, ईद बकरीद में नए कपड़े मिले, इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट। अब हम ये इन्वेंशन हुआ और इससे पेटेंट मिलेगा। बोला गया कि नहीं, आप गलत समझे हैं। न्यू प्रोडक्ट तो वो जरूर है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट को यहां जो डिफाइन किया गया वो ये कि उसमें 2 बातें होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, न्यू प्रोडक्ट। पहला, देयर शुड बी इन्वेंटिव स्टेप्स, और दूसरा कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड, यानी उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स भी होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लायक भी होना चाहिए। कहा दोनों बातें होंगी तो। कहा ठीक है, अब तो समझना पड़ेगा इन्वेंटिव स्टेप्स और किसका मतलब, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। का इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे जो है वो एस्पेक्ट हैं, कुछ ऐसे चीज इसमें है जो इसमें एक्सपर्ट पर्सन है उसको भी पता नहीं है, जो इसमें एक्सपर्ट है उसको भी पता नहीं है। मेरी नानी और उनकी सहेली वाला नहीं कि उन्होंने कह दिया कि मेरे पंकज के घर में एक ऐसा लट है जो दूध जैसा रोशनी करता है। कहा ये नहीं,
मेरी नानी को पता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर आईआईटी इंजीनियर ये बात कह दे और वो कहे कि नहीं ये तो सही में ऐसा रोशनी वाला तो कभी कुछ देखा नहीं था, तब ये जाकर के इन्वेंटिव स्टेप्स हुआ। और साथ ही साथ कहा गया कि इसमें क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी इसका यूजफुलनेस होना चाहिए। वो नहीं कि मैंने और मेरे भाई ने ऐसा डिश बनाया कि किसी भी जो है वो शेफ को जो है वो पता नहीं होगा कि इसका टेस्ट कैसा। कहा नहीं, ये कोई काम की चीज नहीं है, इसका कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया, इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो वो हो गया न्यू प्रोडक्ट। और न्यू प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो क्या है, इन्वेंशन है। अगर वो इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा, अब पेटेंट एक्ट उस पर लगेगा। कहा ठीक है, इसका मतलब हर वो चीज जिसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो सब पे पेटेंट मिलेगा, इन्वेंशन के कैटेगरी में आएगा। कहा गया हाँ, एक्सेप्ट फ्यू। और एक्सेप्ट फ्यू में इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं जिसको हम किसी और एक्ट के जरिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो है वो नहीं आएगा पेटेंट के दायरे में। कहा ठीक है, कहा और वो इन्वेंशन के दायरे में नहीं है। कहा और, कहा कि कोई ऐसा चीज जिसका कोई भी जो है वो सही इस्तेमाल नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो गलत इस्तेमाल है, ऑल दो बहुत अच्छे इन्वेंटिव स्टेप्स उसमें हैं, कहा गया कि उसको भी हम इस दायरे में नहीं रखेंगे। तो यहां पे दो बातें जरूरी है। पहला, या तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए या पब्लिक पॉलिसी के लिए वो सही नहीं है, और या उसको हम किसी और एक्ट के जरिए ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा जो है वो पेटेंट के दायरे में नहीं आएगा। अदरवाइज पेटेंट के दायरे में हर वो चीज आता है जिस चीज का नाम क्या है, इन्वेंशन। लेकिन भले वो इन्वेंशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे तो भी इन केसेस में उस पर क्या नहीं मिलेगा। और मैंने बोला ये दो वजहों से, या तो हम उसको किसी और एक्ट के जरिए प्रोटेक्शन देते हैं अगर वो सही चीज है तो, और नहीं अगर गलत चीज है तो गलत चीज को तो किसी भी एक्ट के जरिए हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो चलिए, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत, आपके एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन। क्या लिखिएगा, बस यही वाला स्लाइड उसका आंसर है। चाहे इन्वेंशन बोले चाहे क्या बोले, पेटेंटेबल इन्वेंशन वन एंड सेम थिंग है। चाहे इन्वेंशन बोले या क्या बोले, पेटेंटेबल इन्वेंशन। अगर मान लीजिए इसी को और अलग तरीके से पूछ दिया, एनीथिंग विच इज न्यू टू द पब्लिक एट लार्ज कैन बी पेटेंटेड अंडर पेटेंट एक्ट। कमेंट तरीका थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, क्वेश्चन सेम है, कंटेंट सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। तो इससे आप क्या समझे, खुद से लिखिएगा। मैं नहीं दूंगा क्वेश्चन अब लिखने के लिए। मैंने क्या बोला, मेरी बारी अब हाथ पीछे करने की आई और आपकी क्या है, आगे बढ़ने की। खुद आपको सोचना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, लिखना है कि अगर कमेंट में रहा और सही सही है, जाकी रही भावना जैसी ताको मिले प्रभु की मूरत वैसी। आप जितना मेहनत करेंगे मैं आपके पीछे मेहनत करूंगा। आप लिख के दिखाई, सर कमेंट वाला देखिए ऐसे लिखें, सही जा रहे हैं या क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे, वरना बाकी के लिए तो ऐसे बता दिया और एक बात के लिए सुना और खत्म। पहले लिखिए। कमेंट में जो है वो सारे आज तक दोनों पहलू लिखे जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सारी बात लिख दीजिए। और अगर बोलूं एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है कि चीजों को बस बता देना, उस पर क्रिटिकल कोई कमेंट करना नहीं। तो एक बार जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन, इसको लिख के देखिएगा। और एनीथिंग which is not obvious to public at large can be patented under patent act. comment। अब इन दोनों को खुद लिख के देखिएगा और देखिएगा कि ओवरऑल कंटेंट तो सेम रहेगा, लेकिन परोसने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि पहले कहां से शुरुआत किए, किस तरफ गए। और ये सब क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाते रहिए, जैसे बाकी जगह लगाते ना अपना खुराफाती दिमाग, थोड़ा सा इन चीजों में लगाइए अगर सीएस बनना है, और अच्छा सीएस। एक मैंने बोला व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन। दूसरा, एनीथिंग विच इज नॉट ऑब्वियस टू पब्लिक एट लार्ज कैन बी पेटेंटेड
anything which is not obvious to public at large can be patented under Patent Act. Not obvious to public at large can be patented under Patent Act. Full stop. Comment. अब आगे आप जानिए और थोड़ा डिक्लेयर कर दूं, मेरे तरफ से कोई कंपलसरी क्वेश्चन ये नहीं है, यानी आप जानिए आपको लिखना है या नहीं लिखना है। जो लिखेंगे उन पे मैं रिमार्क दूंगा और फिर पंचायत ने इंडिविजुअली बताऊंगा कि ये ऐसे किया और ये क्या किया, ऐसे किया, ताकि मेरा एनर्जी वेस्ट ना हो, सिर्फ उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं। चलिए आइए जरा अब यहां पे आते हैं, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। पहले ये बताइए इसमें पंच लाइन क्या बोला, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। जो पब्लिक पॉलिसी या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है ये, और दूसरी बात, हाँ कहीं ना कहीं दूसरा एक्ट कुछ बना हुआ जिसके जरिए हम उसको क्या कर रहे हैं, पेटेंट दे रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा चीज जो कहीं ना कहीं खतरनाक लगता है, डेंजरस लगता है, पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा, उसको नहीं देंगे, लेकिन जो है अच्छा है और उसको हम किसी और एक्ट के जरिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर पेटेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों ही बात बिल्कुल लॉजिकल और सही है। तो देखिए पहला कह रहे इफ इट्स यूज इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, और जैसे मैंने आपको बोला कि मारने का बहुत शानदार तरीका, मैं जब आपकी तरह नहीं आपसे और छोटा था, यानी कि मुझे याद है उस समय 10+1 हाँ 11th में था, क्योंकि 10th करके पापा ने भेजा था पटना जाइए पढ़ाई कीजिए वहां पे, तो दिमाग में मेरे खुराफात बहुत चलता था, इसीलिए आपके खुराफात को समझ लेता हूं ना, क्योंकि खुद बड़े गुल खिलाए हैं। उस समय जो है वो लॉज में रहते थे, लॉज ही कहलाता था वहां का जो पीजी होता था, जब हम लोग पटना में रहते थे। वहां पे एक दिन एक चूहा मैंने देखा, बताया था आपको, नहीं थी कहानी, तो वैसे हाँ तो चूहे देखता था, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर इस मोटे से चूहे को जिंदा पकड़ के अगर इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए कि क्या वैक्यूम वाले इंजेक्शन से किसी की मौत होती, नहीं बोलते वैक्यूम इंजेक्शन से लोग मर जाते हैं, अब कौन सा इंसान ढूंढूं जिसपे ये एक्सपेरिमेंट करूं, और किया तो फिर लाइफ खराब, इंसान तो मिले एक दो जिसपे जो है वैक्यूम क्या बिना किसी क्यूम के मार दूं, बहुत ऐसे लोग मिले, लेकिन कहा कैसे, तो अब जो है वो थोड़ा सा जो है वो गेहूं लाया और एक जो है वो थैले में करके टांग दिया काटी में, ऐसे करके चूहा उसमें घुसा, ऊपर से बंद। अब उसके बाद चिमटा लिया और उससे आराम से करके चिमटा से पकड़ लिया, मोटा सा चूहा मस्त ऐसे ऐसे, उसके दांत इधर और ऐसे करके रहेंगे। देखा चूहे को बहुत गौर से देखिएगा तो देखिएगा उसके दो दांत नीचे वाले बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे सांप वगैरह के होते हैं ना, उस तरह से ऐसे घुमा हुआ सब, और वो ऐसे ऐसे कर, रुक जा कर ले ऐसे ऐसे, अब तो तू फंसा मेरे चक्कर में। और उसके बाद जो है वो इंजेक्शन लिया, वैक्यूम इंजेक्शन, और उसके बाद उसे दिया और देखा कि कितने देर में, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे ही तो लोग बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट, यहाँ इंसान को फाड़ चीर करके एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं तो किस पे कर रहा था, पे। आज हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह कैसे हो रहा है सक्सेसफुली, उस समय 11th बताया तो 11th में था, तो जो है उसमें जो है वो किया। अब अनफॉर्चुनेट ये था कि मैं उस समय इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन कर रहा था बायोलॉजी वाले एक्सपेरिमेंट, तो उसके बाद मन नहीं भरा, सोचा कि ये ज्यादा मोटा नहीं लग रहा है, थोड़ा और मोटा किया जाए। फिर जो है वो पानी ले लेकर के उसके नसों में कि देखे नस मिलता है या नहीं, तो पेट के पास वाले नस ऐसे ऐसे करके उठा करके, हाँ सही जा रहा है, किस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं नस में। देखता था मुझे भी कुछ दिन पहले जो है वो टाइफाइड हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, तो यहां पे इंजेक्शन पड़ता था, तो इंजेक्शन जब पड़ रहा था तो वो नस को ढूंढ ढूंढ करके देते, नस वाला जो इंजेक्शन होता है। मुझे भी इच्छा हुई कि नस ढूंढ करके इंजेक्शन दे, तो किसका दूं, मैं तो डॉक्टर था नहीं, तो मिला चूहा, उसका नस, और अगर नस में नहीं जाएगा ना तो सीधा नहीं जाएगा, वहां जो है वो गुठली जैसा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर हटाता था, फिर जो है गांठ जैसा, फिर ऐसे कर करके देता, उसको मैंने यूं मोटा बना दिया पानी भर भर के। और उसके बाद जो है
उसे जो है वो गले में जो है वो रस्सी बांधा और कंप्यूटर वाला एक बड़ा सा पेज लिया और उस पर लिख दिया, मुझे अपने गलती के कारण सजाए मौत मिली है, जितनी जल्दी हो सके ये इलाका खाली कर दो, तुम्हारा अपना चूहामल शेर खां, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उस समय दुर्गा पूजा का समय था, ये मुझे याद है। और ये बड़ा सा पेज में लिख करके उस गले में टांग दिया। और मेरी लैंडलेडी उधर से ही जो है वो सुबह में ऊपर जाती थी तुलसी पे जल डालने, तुलसी जी पे, और मुझे पता रहता था उधर से ही जाएंगी, तो वहां पे ऐसे करके छड़ में ऐसे करके बांध दिया और उस हाइट पे कि जाते ही जो है वो टंग न हो जाए। और ये इसीलिए क्योंकि वो थोड़ी टिंगनी सी थी, हमारा तो ऐसे ही टकरा जाता, तो उनको टकराए। और उससे ऊपर हम लोग कोई नहीं जाते थे, हम लोग क्यों छत पे जाएंगे, छत पे हम लोग तब जाते थे जब कोई हरियाली हो तो कोई जाता था, अदरवाइज छत पे कोई जाता नहीं था, क्योंकि बेलापंथी के लिए ढेर सारे काम उधर ही होते थे। अब वो जो करते करते हाथ में लोटा लिए जा रही है और ऐसे करके पंकज जैसे महादेव नहीं बोलते ओम नमः शिवाय, तो वही शिव जी की जगह पंकज, एकाएक मंत्र के बीच में पंकज। तो अब जो है वो ये, अब मुझे बताइए अनोखा तरीका मारने का, कहा गया मिल जाए पेटेंट, कहा गया नहीं, कॉन्ट्ररी टू द लॉ और व्हाट, मोरालिटी के अगेंस्ट है, इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ये सब तरीका भले दाऊद को भी ना पता हो, फिर भी वही एक्सपर्ट है ना इसमें, दाऊद, छोटा शकील, ये सब जो है पढ़ाने के लिए नाम का इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ओनली डिस्कवरी, किसी चीज को आपने सिर्फ ढूंढा, इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या है, अंतर है। दाऊद नहीं सुने हैं नाम? हाँ जी, मानसी शायद नहीं सुने हैं, दाऊद का नाम सुने हैं, पहचानते भी हैं क्या? देखिए अच्छा है, अगर बोल देंगे हाँ सर तो मैं अगले दिन से इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, और ये जब घूमते रहेंगे तो मैंने जॉगर्स पार्क बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा नहीं आप रुकिए, आप कीजिए, मैं रुका हूं, जब आपका खत्म हो जाए तो जॉगिंग, तब हम क्या करेंगे क्लास। ये बोलेंगे नहीं सर अभी आज मूड नहीं क्लास में, कोई बात नहीं, हमारा भी मूड नहीं है आज सबकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। चलिए अब कह रहे हैं ओनली डिस्कवरी, सिर्फ और सिर्फ चीजों को क्या किया है, ढूंढा है, और ये हमने इन्वेंट नहीं किया है। इन्वेंशन और ढूंढने में अंतर है, सामान कहीं जो है रखा हुआ नहीं मिल रहा है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्कवरी। तो इस पे कहीं पे देखिए, और इस पे क्या मिलेगा ये अभी हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, जुरिडिक्शन बस इतना ही है कि इस पे क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग, अगर आपने किसी दो चीज को मिलाया मिलेगा प्रोटेक्शन, अगर यूजफुल चीज है कॉपीराइट के जरिए और बाकी चीजों के जरिए प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन इसको प्रोटेक्शन किसके जरिए नहीं देंगे, पेटेंट के जरिए नहीं देंगे। रीअरेंजमेंट, जैसे आपका पीपीटी वगैरह और ये सब चीज हो गया, तो क्या ये यूजफुल चीज नहीं है, कहा सब कुछ है, मिलेगा ना, सारा का सारा चीज कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड है, उस पर लेकिन पेटेंट नहीं है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो यही है कि किस पे पेटेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, याद रखिए यहां पे कह रहे हैं क्यों रोका गया, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी यहां आ गया। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है जिस तरीके से मैं खेती कर रहा हूं उस तरीके से कोई और नहीं करेगा। कहा गया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश, एक तो वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ऊपर से एक ऐसा चीज जिसमें ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी है, अगर उस पर भी हमने पेटेंट दे दिया तो बताइए चीज महंगी होगी या नहीं। एक तो वैसे ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और ऊपर से उनको बोलेंगे कि ऐसा खेती करने के लिए भले फसल हो या ना हो सकता है बाढ़ आ गया हो, बारिश ना हुई हो, उसके कारण फसल तबाह हो गया हो, या कभी कभी तो सब कुछ होने के बाद वो टिंगे या टिंडे होते हैं जो पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं फसल को, कभी चूहा खा गया, कह रहे वो सब अपनी बात। अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए खेती महंगा हो जाएगा या नहीं। इसीलिए कहा गया कि एग्रीकल्चर करने के तरीके पे जो है वो पेटेंट आपको गवर्नमेंट अवार्ड जरूर देगी, गवर्नमेंट रिवॉर्ड जरूर देगी, आपके उस इन्वेंशन के लिए आपको पे करेगी, बट इट कैन नॉट बी पेटेंटेड, अदरवाइज रॉयल्टी पे करना पड़ेगा और खेती क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। एनी प्रोसेस ऑफ मेडिकल और सर्जिकल और डायग्नोस्टिक, ध्यान से सुनिएगा, दवा नहीं लिखा हुआ है, मेडिसिन नहीं लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ मेडिकल, सर्जिकल और डायग्नोस्टिक। मैं जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड करता हूं कोई और नहीं करेगा, मतलब एक ही आदमी अल्ट्रासाउंड करेगा। कहा गया कि जिस तरीके से जो है मैं जो है वो इक्को करता हूं कोई और इक्को नहीं करेगा, मतलब टेस्ट वगैरह हो गए। कहा गया मैं जिस तरह से मैं बाईपास सर्जरी करता हूं तो सिर्फ मैं ही करूंगा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर नरेश त्रेहान वगैरह बाईपास सर्जरी और बहुत तरह के सर्जरी करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह। अब जरा सोचिए अगर ऑपरेशन करने के तरीके पे पेटेंट ले ले तो क्या नरेश त्रेहान या ऐसे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं क्या ये सारे जगह पहुंच पाएंगे?
नहीं पहुंच पाएंगे। पता चला कोई बंदा मरा, रुक जा पहले लाइसेंस लेते, सर लाइसेंस साइन कीजिए ना, ऑपरेशन करना है। ठीक है शुरू करो प्रोसेस, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिस दैट लगेगा, सिग्नेचर बन के हाँ सर आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा। वो बंदा तब तक जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो धक 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 रुके, परसों 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 तब तक धड़कता रहा, तब तक धड़कता रहा, और उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। किसी का ऑपरेशन हुआ, आधा शरीर का पोर्शन बाहर है, उधर छटपटा रहा है उधर छटपटा रहा है, आदमी अभी चल रहा है, उसको बोला जाएगा रुक जा थोड़ा देर ऐसा ही रहा, अभी आज 3 दिन लगेगा, बीच में सैटरडे संडे हो जा रहा है, इस बार ज्यादा लगे, तब तक धड़कता रहा। क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? इसीलिए कहा गया कि इस पे कहीं कोई आपको क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। भारत रत्न लेना है ले लीजिए, नोबेल लेना है ले लीजिए, जो आपको और चाहिए वो मिल जाएगा, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो हम रिवॉर्ड अवार्ड देते हैं, तभी ना डॉक्टर्स और बहुत सारे फील्ड में आप देखते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है। ये सब जो है वो सिविल एरियाज में काम करने के लिए मिलता है। कहा गया वो लीजिए, लेकिन इस पे क्या नहीं देंगे। और आपने इसका लिमिटेशन देख लिया, पेटेंट लेने से क्या होगा, क्योंकि बिना प्रोसेस के आप उसको कर नहीं सकते, वरना क्या कहलाएगा, इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। एक डॉक्टर जो एक पेशेंट की जान बचाया, वो जो है वो नॉन बेलेबल वारंट के तहत जेल में है, जिसकी जमानत भी नहीं हो सकती है। ये हुआ उसका रिवॉर्ड। कोई करेगा ऑपरेशन, और आपको बताऊं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केस में नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। अगर कॉपीराइट वगैरह के केस में पकड़े गए तो जमानत तक नहीं होगी। तो लॉ तो इसीलिए स्ट्रिक्ट बना हुआ है। मतलब अगर गलती से जो है मेरा कोई भी स्लाइड, मेरे कोई भी चीज को टुकड़ा काट के या उसका वीडियो या क्लिप बना करके सोचा चला दे, तो मेरी तो बल्ले बल्ले है, साबा साबा है, क्योंकि उससे मुझे क्या मिलेंगे, पैसे, और मुझे केस करने के लिए किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है। कहा गया इसीलिए जो इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए आप सर वगैरह किसी का भी देख लीजिए, जो भी टीचर अवेलेबल रहेंगे उनके आपको क्लिप वगैरह बिना उनके मर्जी के कहीं बिखरता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ बहुत लोगों के आपको क्या दिखेंगे जिन्होंने कॉपीराइट वगैरह इस पे नहीं ले रखा है। लेकिन आगे आपको बताऊंगा कि हर चीज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बिना रजिस्टर किए हुए भी आपको सारे राइट मिलते हैं। बढ़ते आगे करेंगे बात। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक। लिटरेरी का मतलब हुआ बुक वगैरह लिखना, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। कहा इन चीजों पे नहीं, कहा क्यों बुरा चीज है, कहा नहीं बुरा नहीं है, लेकिन इस पे हम क्या देते हैं, कॉपीराइट के जरिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। याद रखिए हम इस समय सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जिसपे क्या नहीं मिलेगा। और हमने 2 मेजर बात इसमें की है। एक वो जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं है, और या फिर जो है वो उसको किसी और एक्ट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करें। तो इससे याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ए मैथमेटिकल और कंप्यूटर प्रोग्राम का बिल्कुल मिलता है उसको प्रोटेक्शन, और वो मिलता है कॉपीराइट के जरिए। इतने सारे जो प्रोग्राम और ये लिखे जाते हैं, लेकिन उस पर क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका का बिल्कुल मिलेगा, उस पर कॉपीराइट मिलेगा, लेकिन उस पर क्या नहीं मिलेगा, प्रेजेंट, आपको जो है वो पेटेंट नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन का तरीका ही तो है जो मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता हूं, उसको अलग अलग तरीके से मैंने तो बताया। तुच्छ प्राणी, कोई एक्ट मैंने नहीं बताया, बस उन्हीं बातों को मैं क्या कर रहा हूं, अलग तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस पे क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलेगा, लेकिन इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। इन्वेंशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, दादी जी के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे, उनके वो हल्दी वाले नुस्खे, तो ये वाले नुस्खे, दही में ये मिलाओ, उसमें बेसन मिलाओ, फिर उसमें जो है वो जहर मिलाओ और उसको बाल में लगाओ, फिर ये करो वो करो, जो भी चीज हो जैसे भी करना हो। कहा गया कि इन चीजों पे पेटेंट किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आंवला लगाओ, आंवला सिकाकाई, और ये बालों में लगाइए घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल। नहीं आता रहता ऐड वगैरह, ब्राह्मी आंवला केस तेल आता था ऐड। हम लोग को उस समय मैं आपको बताया था, हम लोग टीवी कम देखते थे ना, तो जितने भी ऐड होते थे ना वही याद हो जाते थे। दिल्ली दूरदर्शन पे आता था, तो उस समय ये सब भी, निरमा डिटर्जेंट टिकिया इसकी छाग ने जादू कर दिया, पानी में रह के भी ये कम गले, ढेरों कपड़े धोए और ज्यादा चले, और फेना ही लेना, ऐसे करके बड़े सारे आते थे। और हम लोग आपस में, आप लोग जैसे अंतराक्षरी खेलते हैं ना, आप लोग अंतराक्षरी खेलते हैं मूवी पे, हम लोग ऐड पे खेलते थे। इतने सारे ऐड हम लोग को क्या रहते थे, याद रहते थे। चलिए अब आते हैं इन्वेंशन रिलेटिंग टू व्हाट, एटॉमिक एनर्जी। अब आप देखिए ना, इसको किसी एक्ट में प्रोटेक्शन मिलता है, और ना ये जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। फिर इसको क्यों ऐसा किया, इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, जिससे आज इलेक्ट्रिसिटी और इतने सारे चीज जो है वो हो रहे हैं। किसी और जगह प्रोटेक्शन नहीं, इस पे कुछ भी आप नया कीजिएगा तो पेटेंट नहीं मिलेगा, तब तो ऐसे में लोग डिस्करेज होंगे। कहा गया कि हो,
जान के डिस्करेज किया कि इस पे कोई भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ताकि कोई भी इस फील्ड में हाथ ना लगाए, क्योंकि एक जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा तो पूरा देश खत्म, पूरा का पूरा शहर। अगर ये लोग जो है वो अपने घर में कर रहे होंगे तो खुद ना जाएंगे, बल्कि साथ में पूरा का पूरा शहर उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा। और उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर थोड़ा ज्यादा रखे हुए हैं तो पता चला कि मैप से जो है कहीं इंडिया ही ना उड़ जाए। इसीलिए जो है वो कहा गया कि इन चीजों पे होता है भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर, जो है वो सब क्या है, वही एटॉमिक रिसर्च सेंटर ही तो कहा गया। वहां सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे साइंटिस्ट चुने जाते हैं और वो वहां पे क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इस पे किसी को कहीं कोई पेटेंट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट इस पे जो है वो रिसर्च कराएगी। अब आप सोच लीजिए पब्लिक पॉलिसी कितना बड़ा हार्म था, इसीलिए इसको रोका गया। अदरवाइज हो सकता है कि आपने भी न्यूक्लियर एनर्जी में या एटॉमिक एनर्जी में कोई पढ़ाई किया और बहुत छोटे छोटे लोगों ने भी बहुत बड़ा बड़ा इन्वेंशन किया हुआ है, तो सोचेंगे कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं, पॉसिबल। लेकिन ये जहां बनाया जाता है वहां पे पूरे तरह से ऐसा बंकर और जमीन के इतने नीचे काम किया जाता है कि वहां कितना भी बड़ा विस्फोट हो जाए वो सब स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को कहीं नुकसान नहीं होगा। इसलिए जमीन के बहुत भीतर बंकर जैसा बनता है वो, तब लेबोरेटरी वो बनाया जाता है जहां पे एटॉमिक क्या होता है, रिसर्च वगैरह होता है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज पे जब रिसर्च ही किया जा रहा है तो पता ही है कभी भी मिस हैपनिंग हो सकता है, तो उससे पूरा दुनिया ना तबाह हो। लेकिन अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज कर रहा है, थोड़ा शॉर्ट सर्किट होगा, थोड़ा खुद को झटका लगेगा, थोड़ा पड़ोसी को लगेगा, थोड़ा उसको लगेगा। कहा गया कि इतना तक बर्दाश्त कर सकते नए चीज के लिए, क्लियर है। तो अब अगर कोई चीज इन्वेंशन के कैटेगरी में आया और इस कैटेगरी में क्या हुआ, नहीं आया, तो उस पर क्या मिलेगा, उस पर पेटेंट मिलेगा, क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, क्या वो इन्वेंशन के कैटेगरी में आया। तो जवाब है हां आया। जैसे ये जवाब आया दौड़ मत जाइए पेटेंट लेने के लिए, अगला काम देख लीजिए, इस लिस्ट में शामिल है, हां है, वापस इस लिस्ट में शामिल। अब आगे का प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं और आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब अगर हम पेटेंट के लिए जाएंगे, ध्यान से भी सुनिएगा चीजों को। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, देखा मैंने इसलिए बोला मूवी के जरिए, और देखा और सुना होगा कि कोई बंदा कोई दवा बना रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और जैसे उसने बनाया वैसे उसके पास लोग आते हैं, फॉर्मूला मुझे दे, और या तो उसको यहां गन पॉइंट पे रखा या उसके फैमिली को, और ये दे वरना उसे मार डालेंगे। बेचारे ने सब कुछ कर लिया, उसका फॉर्मूला लेकर के गया, अब वो इस चीज को बनाने लगा। पॉसिबल, चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, चाहे कोई नया मूवी क्रिश हो, या कोई भी नहीं है। टार्जन द वंडर कार में तो इसके बारे में दिखलाया डिजाइन को, वो डिजाइन एक्ट का है। लेकिन आप अगर ये मूवी अगर देखे हो जिसमें वही कोई मिल गया या उसका सीक्वेंस जो भी हो, तो उसमें हाँ क्रिश, तो उसमें जो है वो दिखलाया कि किया उसने था और उसको जो है वो कैद कर लिया, जो भी कर लिया। अगर ये चीज मास लेवल पे आए, ये सिर्फ मूवी तक ही नहीं पहुंचा, ये रियल में ऐसा हुआ कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होने लगा कि लोग बड़े मेहनत से शिद्दत से बना रहे थे और जब फल खाने की बारी आई तो कोई और लेकर के चला गया। अब आप इसको कैसे साबित कीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो वो कहीं आया ही नहीं था वो चीज। नॉट ऑब्वियस टू ऑल, तभी तो उस पर मिलेगा। तो किसी को कुछ पता कहां है, मतलब ये अजीब चीज नहीं हो गया, किसी को पता नहीं होना चाहिए तब क्या मिलेगा, पेटेंट। उसी का तो फायदा उठाया, किसी को पता ही नहीं तो तू भी लापता हो जाए, ये पता मेरा हो गया। अब उसी के बेसिस पे लोग करने, जब ऐसा होने लगा तो एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया और कहा गया अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप ऐसा करें, जिस समय चीजों को बना रहे हो और जब लगे एक रीजनेबल मुकाम आ गया है, पूरा नहीं बनाया अभी और अभी भी आगे कोई नहीं बना सकता, आप ही बना सकते हैं, तब आप जो है वो इस चीज को डिक्लेयर कर दीजिए अथॉरिटी को। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि इस पे टेन्योर वगैरह सब कुछ टिका हुआ है, प्रोसेस वगैरह सब कुछ। और यहां पे बनते हैं आपके केस लॉ के क्वेश्चन जो आपको सिचुएशन देकर के दिया जा सकता है। तो कहा कि आप क्या करें जब आपके थोड़े बहुत काम हो चुके हैं या लगता है कि थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, अभी कोई इसको यूज नहीं कर सकता है, लेकिन समय अभी और 1 साल लगेगा, लेकिन सब्सटेंशियल काम मैंने कर लिया है, तो आप चाहें तो कुछ बातों के साथ, जितने इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के साथ इस चीज को रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिए, पेटेंट नहीं मिलेगा, पेटेंट तब मिलेगा जब चीज बनेगा। लेकिन एक तरह से वह आपने एक जगह जो है वो थोड़ा सा घेर लिया कि देखो मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं और ये मैं बना रहा हूं। एक रास्ता। दूसरा रास्ता, आप कहते हैं कि आप तभी बताएंगे जब चीज क्या हो जाएगा,
तैयार हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अगर हमने पहले कर लिया तो क्या होगा? मतलब पहले कर लिया का मतलब है कि अगर हमने जो है वो चीजों को जब पूरा नहीं बनाया था तो ही अगर हमने डिटेल दे दिया तो क्या नुकसान होगा? कहते हैं कि जिस दिन से आपने ये फाइल किया उसी दिन से जो है वो पेटेंट आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा। ध्यान से सुनिएगा, पेटेंट मिला नहीं तो रजिस्टर्ड उस दिन से कैसे होगा? आपने जिस दिन वो फाइल किया है उसी को प्रायोरिटी डेट कहते हैं और वो डेट है आज का। तो वो जो है वो आपका आज से ही जो है वो उसमें डेट पड़ेगा, लेकिन अभी आपने वो बनाया नहीं है तो पेटेंट नहीं मिला। लेकिन ये बना लेंगे आप 2 साल बाद और आप पूरे बना लिए और पूरे बनाने के बाद पूरे डिटेल के साथ पहुंच गए, अब पेटेंट मिलेगा। जो उसका प्रोसेस है उससे गुजरते हुए सब कुछ चेक करते हुए, लेकिन जब मिलेगा पेटेंट तो उस पर डेट जो डला हुआ रहेगा वो 2 साल पहले का डला हुआ रहेगा कि इसी दिन से आपके नाम से ये पेटेंट रजिस्टर्ड है। तो आप कहिएगा तो इससे हुआ क्या? इसका मतलब है कि उस पेटेंट से मॉनेटरी बेनिफिट कब कमाइएगा? अभी जब आधा अधूरा है तब, या जब बन जाएगा तब से? तो जब बन जाएगा तब से तो बनने में तो 2 साल लग गए, और जब हमें लाइसेंस मिला तो लाइसेंस पे 2 साल पुराना डेट है और लाइसेंस की वैलिडिटी है 20 साल की वैलिडिटी है पेटेंट पे, तो 18 साल ही ऐश कीजिएगा ना। 2 साल का मॉनेटरी बेनिफिट गया या नहीं गया? क्योंकि 2 साल बाद जो है वो पब्लिक के लिए वो डिक्लेयर हो जाएगा, कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि जब कोई चीज नया होता है और इलेक्ट्रॉनिक चीज के दाम आए दिन जो कम हो रहे उसके पीछे यही सबसे बड़ा वजह है। और वो वजह क्या है? पेटेंट। बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया, बहुत महंगा होता था, समय बीता उसके बाद कम होना शुरू हुआ। ट्यूबलाइट कितना महंगा उस समय रहता था, समय बीता पेटेंट वगैरह खत्म हुआ, शुरू CFL एलईडी। अब देख रहे हैं अभी एलईडी महंगा है क्योंकि एलईडी जो है वो 3 से या 4 साल पहले ही जो है उनको नोबेल प्राइज भी मिला था जिन्होंने एलईडी को जो है वो इन्वेंट किया था, तो फिजिक्स के लिए। तो अब जो है वो अभी उस पर बचा हुआ, इसलिए प्राइस क्या है उसके। अब उसके बाद देखिएगा ये भी क्या होने लगेगा आपको, वही 10-10 रुपए वाले बल्ब का हाल हो जाएगा। देखते हैं वो पीला वाला बल्ब 10 रुपए में कैसे मिलने लगा, 8 रुपए लोकल लीजिएगा तो 5-5 रुपए में लेकर टांगते रहिए। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे पेटेंट, आप देखिए टीवी वगैरह, टीवी का कॉस्ट पहले ज्यादा होता था ब्लैक एंड व्हाइट का, उससे कम में आज के समय में कलर टीवी आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो ये सब इसीलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो सस्ती इसीलिए क्योंकि जिन जिन चीजों पे पेटेंट धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है, एक वजह, और दूसरा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी है, दोनों ही वजह है। लेकिन रॉयल्टी बहुत बड़ा क्या होता है, एक पार्ट होता है, क्योंकि किसी को देने दवाइयां, जो दवाइयां आपका पेटेंटेड होता है, देखिएगा किसी दुकानदार से पूछेगा भाई ये इतना महंगा क्यों, बॉस ये पेटेंटेड है, जेनरिक दवा नहीं है। पैरासीटामोल लीजिए, थोक के भाव से लीजिए, खाइए, मस्त रहिए। लेकिन यही जो है कोई दवा लीजिए किसी और तरह का, तो देखिए वो सब पेटेंटेड है, मतलब कैंसर के लिए और भी खास तरह के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ये दवा पेटेंटेड है सर, बहुत इसमें क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ता है। सिप्ला जैसी कंपनी भी वो नहीं बना सकती जब तक जो है वो लाइसेंस किससे नहीं लेगी, जिसने उस पर क्या लिया हुआ है, पेटेंट। तो अगर आप एक साइंटिस्ट है, आपने बनाया, तो आपको मर्जी जिसको लाइसेंस दीजिए, वो क्या रहेगा, महंगा रहेगा। तो अब देखिए अगर कोई खतरों का खिलाड़ी वो बोलता है कि नहीं मुझे 2 साल जो है वो क्या करना है, अपना मॉनेटरी बेनिफिट खोना, आपकी मर्जी। लेकिन अगर मान लीजिए वो 2 साल बचाने के चक्कर में एन वक्त पे मोगैम्बो खुश हुआ, ये मुझे दे दे ठाकुर, आया और लेकर के चला गया, तो वो 18 साल भी गए या नहीं गए। लॉ ने बोला हम दोनों तरह के लोगों को, हर लोगों को जीने के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं। एक जो चौधरी बनना चाह रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, और एक जो कहते हैं नहीं मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए भी। तो उन्होंने 2 तरीका बताया। एक कहा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, एंड प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज नथिंग, वो जो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में आपके आधे अधूरे जो है वो वर्क का इंफॉर्मेशन है, उसको क्या बोलते हैं। और स्पेसिफिकेशन का मतलब चीजों को बतलाना। आप देखते होंगे कि जब आप एग्जाम पास करते होंगे, कुछ ना कुछ एग्जाम तो पास किए होंगे ना, तो जब आप एग्जाम पास करते होंगे तो आपका सर्टिफिकेट तुरंत नहीं आता, पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज में मिल जाता है मार्कशीट के साथ, और बोला जाता है सर्टिफिकेट अगले साल मिलेगा, या 1 साल बाद जो है वो सर्टिफिकेट बन के आता है। अगर बीकॉम वगैरह जब आप कीजिएगा तो देखिएगा हाथों हाथ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको जो उसमें मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, और बाकी वीसी के सिग्नेचर बड़े सारे प्रोसेस से गुजर करके मिलते हैं। तो कहा गया कि ये जो प्रोविजनल है, इस प्रोविजनल का मतलब ही है कि अभी ये फाइनल नहीं है, कुछ और जो बन करके आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट
स्पेसिफिकेशन। तो जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होगा उसमें जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा, इन्वेंशन का नेचर बताया गया हुआ होगा, लेकिन इसमें डिटेल बताया हुआ नहीं होगा। और ये यूजफुल है क्या डिटरमाइन करने में? प्रायोरिटी डेट, वही डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन क्या करते हैं, फाइल करते हैं। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, आपने प्रायोरिटी डेट फाइल कर दिया, जिस दिन तैयार हो जाएगा आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो जमा करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले आपने जो है वो कौन सा एप्लीकेशन दिया, किसके साथ दिया? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ। चीजें बन गई तो उसमें सारा डिटेल बना रहे, कैसे बना है, कितने डिग्री के टेम्परेचर पे बना है, कितने किस किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, बेस्ट यूसेज क्या होगा, ये सब आप बता सकते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में। चीज बनाई नहीं तो बेस्ट यूसेज कैसे बनाए? अब आप इसमें बता सकते हैं कि इस शैम्पू के बाद या इस कंडीशनर से पहले ये शैम्पू लगाइए तो इसका और बेहतर जो है रिजल्ट आएगा। नहीं लिखा रहता है इसके साथ ये लगाइए तो ये बेहतर रिजल्ट। कहा कि ये सारा चीज तब जब क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो उसमें फुल्ली डिस्क्राइब्ड इन्वेंशन, इसके यूज बताते हैं, मेथड क्या अडॉप्ट किया है। अभी तो बना ही नहीं है तो मेथड बता पाएंगे? पूरा बन के दाने दीजिए, यहां पे बन गया या नहीं बन गया? बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग, स्कोप ऑफ, किस किस चीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है, सांप के काटने पे, चूहा के काटने पे, डॉगी के काटने पे, किसके काटने पे, सब बताइए। क्योंकि अब ये बन के तैयार हुआ, सारा कुछ टेस्ट हो चुका है। और टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंशन, ये क्या कहलाया? इसका मतलब जब हम पेटेंट के लिए जाएंगे तो हम जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें या तो कैसे फाइल करेंगे और या फिर, लेकिन ध्यान से, अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया और उसके बाद मैंने कुछ फाइल नहीं किया था और कल के डेट में मैं जो है वो पेटेंट लेने पहुंचा सीधे किसके साथ? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ। सबसे पहले एक बार बात जरूर जाएगी कि जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लिया था वो बचा है या मरा। पता चला भी 4 दिन पहले ही मरा है या 10 दिन पहले मरा है और बंदा आ गया है क्या लेने के लिए, कोई दूसरा बंदा। मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट एजेंसी को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक एंगल तो ये जाएगा कि जिस बंदे ने जो है वो लिया हुआ था प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वो अब है नहीं, और एक ऐसा बंदा जिन्होंने अभी तक कहीं कुछ नहीं बताया था वो सीधे किसके साथ आ गया। तो याद रखिए, अगर एक बंदा आ रहा है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लेकर के और एक बंदा सीधे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ है, मतलब मैंने जो है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ले लिया, आज के डेट में ले लिया, 2023 में ले लिया, और 2024 में मैं भी पहुंचा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ, आप भी पहुंचे और आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं लिया था। अब उस केस में क्या करें? अगर सेम डेट पे दोनों पहुंचे हैं तो, क्योंकि पेटेंट तो एक ही को मिलेगा सेम चीज पे, कहा उसको मिलेगा जिसने, यही है प्रायोरिटी डेट, उसको मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, मैंने जो है वो काम क्या किया, बस शुरू कर दिया और उसके बाद जो है वो मस्त आप लोग वाला स्टाइल में बड़ा मजा आता है आप लोग को ये बोलने में, परस्यूइंग सीएस। अरे नहीं, सिर्फ परस्यूइंग सीएस नहीं, कुछ ऐसा करो कि बोलो कि सीएस, परस्यूइंग सीएस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। कब तक परस्यू करते रहेंगे? तो इसीलिए सिर्फ इसी को क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफाइड सीएस। आपने सोचा सीएस में एडमिशन ले लिया, अभी तो मस्त जो है वो 1 साल 2 साल मस्त बिता देंगे, बिताइए। अब अगर इधर जो है वो तब तक कोई और बंदा जो है वो कहीं कुछ बताया नहीं, किसी को कुछ नहीं, आपने तो धूम मचा दी है पूरे बाजार मोहल्ले गली हर जगह सीएस कर रहा, कमाल है। एक बंदा अपना चुपचाप किया, तब तक डिग्री भी हो गया, ये तो सीएस है। ये कब शुरू किया? अंत भी हो गया। जब भी शुरू किया क्या हो गया? अंत भी हो गया। तो सिर्फ घेर करके बैठने से नहीं होगा, कहा कि आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ले लिया और उसके बाद बैठा हुआ हूं, तो इसका मतलब उस चीज पे कोई और काम ना करे, ये तो और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना हुआ। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने लिया है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कोई और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लेकर के आपसे पहले आ गया और आपका चीज नहीं बना, तो हम पेटेंट किसको देंगे? हाँ, लेकिन ये जरूर है कि दोनों साथ आए तो किसको देंगे? प्लस अगर कल के डेट में कहीं कोई मुद्दा उठा कि इन्होंने इनका चुरा तो नहीं लिया है, तो आपके केस में सबसे मजबूत क्या रहेगा? डिफेंस जो है वो अवेलेबल रहेगा। किस रूप में? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने कभी लोकल ट्रेन पे आप लोग चढ़े हैं? लोकल पैसेंजर ट्रेन जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता, उसमें देखिएगा, अगर आपको रूरल एरिया का थोड़ा एक्सपीरियंस और रहे तो उसमें लोग जैसे ही जो है वो ट्रेन आएगी, टिकट तो कटा हुआ है लेकिन उसमें तो कोई सीट तो है नहीं लिखा हुआ, जो लूटेगा वो बैठेगा।
तो उस केस में लोग क्या करते, खिड़की से ही अगर किसी के पास कोई टॉवेल है, गमछा है या कुछ है या हैंकी है, तो ऐसे करके लेंगे और विंडो से ही चलते हुए ट्रेन में ऐसे करके कर देंगे, क्योंकि लोग तब उतरने के लिए आ रहे, तब तक वहां पे बिछा दिया, ऐसे करके फैला दिया। अब उसके बाद आराम से वो पीछे से जाएंगे, जिनका वहां पे है उस जगह लोग नहीं बैठते, नॉर्मल प्रोटोकॉल। अब अगर मान लीजिए कि एकांश ने जो है वो मस्त अपना पूरा जो है वो गमछा निकाला बड़ा वाला या टॉवेल, और पूरा यहां से वहां तक क्या कर दिया, फैला दिया। क्यों फैला दिया, कि मस्त जो है मैं जगह जो है वो घेरूंगा, और मैं, सोनल, निकिता और लोग क्या करेंगे, आराम से जो है वो चौड़े होकर के क्या होंगे, नहीं अपने दोस्तों को बैठाते और बाकियों को नहीं, तो चौड़े होकर के वहां क्या करेंगे, मस्त बैठ करके जाएंगे। और ये बोले कि रुको रुको, अपना पूरा जो है वो भावगिरी दिखला रहे, अरे रख दिया नहीं जगह, टेंशन नहीं। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं एज यूजुअल। मानसी ने ये दिमाग नहीं लगाया, बस सोचे बस घुस जाते हैं, जैसे वो भीड़ में जो है वो दौड़ गए, और ये जो है वो सोचे कि सीधे जो है वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ये लोग बैठने देंगे नहीं अपने वाले पे। अब जो है वो चढ़ना शुरू, भीड़ ज्यादा थी, मानसी इन कर गए, और ये बोले थे रुको सब्र करो, सब रखा हुआ है जगह। अगर ये पहुंच जाते तो उस केस में वहां पे जो है वो हटाते अपना टॉवेल और मजे से तीनों बैठते, आराम से कुरकुरे सुरकुरे जो है वो खोलते, और उसके बाद गप्पे मारते जाते, ऐस हो जाती इनकी। लेकिन अब देखिए ये पहुंचे नहीं, अगर ये पहुंचते तो यही बैठते, यही था प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, जगह छेका हुआ था इनका। लेकिन अब ये नहीं पहुंचे, लेकिन मानसी पहुंच गई, ट्रेन खुल गई, और ये उधर खिड़की से ही रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, ये सोचे अब चढ़ते हैं, तब चढ़ते, ये बैठ गए। अब जब ये वहां जाएंगे तो वहां पे टॉवेल दिखा, बिंदास टॉवेल को उठाएंगे, या ऐसे करके भरत की तरह, हे महाप्रभु हम आप लोग को देखते हुए ऐसे ही खड़े हुए यहां पे जाएंगे, और आपका ये जो है वो टॉवेल यहीं पे रहेगा, और मान के चलेंगे कि ये तीनों हैं। आराम से उठाएंगे, उसी से अपना शूज वगैरह साफ करेंगे, वहीं पे नीचे फेंकेंगे, और मस्त चौड़े होकर के बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो मुझे बताइए, उस जगह पे ये पहले पहुंच गए, इसका मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ये पहुंच गए। लेकिन अब ये भी पहुंचे और ये तीनों भी पहुंचे, अब बताइए अब कौन बैठेंगे, बैठेंगे। यही है आपका कि अगर तीनों पहुंचे, साथ में पहुंचे, तो जिन्होंने जगह घेरा हुआ था वो, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं, तो वैसे केस में ट्रेन खुल गई, तो जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ है उनको क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। क्लियर है ये बात। तो दो एस्पेक्ट, पहला कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी डेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रायोरिटी डेट मिल गया तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उस चीज पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे होंगे, किसी ने प्रायोरिटी डेट लिया होगा, किसी ने प्रायोरिटी डेट, क्या एक से ज्यादा लोग एक ही चीज पे प्रायोरिटी डेट ले सकते हैं, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ 5 लोग आ सकते हैं। मैं भी एलईडी बना रहा हूं, मान लीजिए एलईडी नहीं बना रहा था, मैं भी एलईडी जैसा एक चीज बना रहा हूं, मैं भी बना रहा हूं, मैं भी बना रहा हूं, मैं भी बना रहा हूं, बहुत अच्छा, सबके लिए ताली। सब पे प्रायोरिटी डेट लिख दिया गया। अब उसमें से जो लोग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लेकर के पहले आएंगे उन्हीं को क्या मिलेगा, और बाकी सब स्वाहा, क्योंकि पेटेंट हम एक को देंगे। तो अब जब वो आएंगे तो बोलेंगे कि इट इज नॉट ऑब्वियस, अब ये इट इज नॉट ऑब्वियस, ये जो है वो अब क्या हो चुका है, ऑब्वियस टू ऑल। ये नहीं है कि ये जो है वो लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं, अब ये सब लोग इस चीज को क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं, ये चीज तैयार हो चुका है। क्लियर है ये चीज। तो जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो दो तरीका, आपका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट देते हैं या क्या देते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देते हैं। और इन सब चीजों का जो है वो असर किस चीज पे पड़ेगा, असर सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ना है वो किस डेट पे, लाइसेंस पे। कितने दिन तक इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो कितने साल के लिए वैलिड है, मैक्सिमम 20 साल के लिए। लेकिन कहां से, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। और अगर आपने जो एप्लीकेशन दे दिया था प्रोविजनल वाला तो वही डेट प्रायोरिटी डेट, और अगर कंप्लीट वाला दिया तो अब आपने एप्लीकेशन दिया, लेकिन एप्लीकेशन का तो प्रोसेस में भी समय लगेगा। कहा गया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोसेस वगैरह का टाइम सब आपका गया। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन ने क्या किया था कि उन्होंने जो है वो 2010 में क्या लिया, पेटेंट लिया, तो कह रहे 2010 में लिया तो कब तक वैलिड रहेगा, 2030 तक के लिए रहेगा। आपको पहला रिन्यूअल फी जो है वो देना है 2 साल के बाद, उसके बाद हर साल क्या देना पड़ेगा आपको,
रिन्यूअल फी देना रहेगा, यानी 2010 में लिया तो 11 में देने की जरूरत, क्योंकि यहां पे वसूल चुके हैं आपसे हम। तो 1 साल यहां पे जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू। इसके बाद हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर बीच में रिन्यू नहीं किया तो भी पेटेंट गया, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन यहां जो हम लोग बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि अगर जो है वो आपका टेन्योर 20 साल का है, केस 1 एप्लीकेशन फाइल्ड विथ व्हाट, मान लीजिए 10 अक्टूबर 2010 को आपने जो है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो फाइल कर दिया, तो प्रायोरिटी डेट तो मिल गया। अभी आपको और 1 साल लग गए, तब जाकर के चीज तैयार हुआ, और चीज तैयार होगा तभी क्या फाइल कीजिएगा। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देने में क्यों साल भर लग गया, बना ही नहीं था, 2 साल भी तो लग सकते थे, हमने माना साल भर लग गया। और पेटेंट ग्रांट होने के प्रोसेस में फिर साल भर लग गया। दिखाऊंगा आगे पूरा प्रोसेस, क्या प्रोसेस है जो टाइम लग जाता है। तो 1 साल और लग गया। तो यहां पे आप रियल में जो एंजॉय कर पाए वो कितना, क्योंकि यहां से ही वो डेट तो यही वाला डाल चुके हैं, देंगे तो इस दिन, लेकिन उस पे 2030 तक का ही तो है, जो कि आपका 2 साल तो इधर ऑलरेडी क्या हो चुका है, गुजर चुका है। लेकिन यहां पे आए खतरों के खिलाड़ी रजनीकांत, और उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्टली फाइल करूंगा। कैसे, अब देखिए जो प्रोसेस है एक्वायर करने का, उसमें इनको भी साल भर लगा, कहा कोई बात नहीं है, लेकिन इनके पास जो है वो लाइफ कितना रहा, कमाने का कितना जो है समय मिला, 90 ईयर। तो ये जो बीच का टाइम हुआ वो टाइम बचा या नहीं बचा। तो फिर आप देखिए रिस्क और रिटर्न, ये दोनों का रिलेशन है। हम लोग कोई भी चीज जब कर रहे होते हैं तो बताइए रिस्क और कंफर्ट दोनों को देखते हैं या नहीं, सिक्योरिटी और लग्जरी, इन दोनों को हमें क्या करना रहता है, मैनेज करना रहता है। आगे आप सोचिए कि आपको 1 साल का वो बचाना है, या कहीं ऐसा ना हो कि कोई और क्या कर ले, चीजों को ले ले, या कहीं अगर एक साथ पहुंच गए तो, दोनों ट्रेन में चल गए तो, दोनों ट्रेन में इन कर गए तो देखिए मस्त से आप ही ना बैठेंगे। तो ये बेसिकली बेनिफिट है। हाँ, लेकिन फिर आपका रिस्क भी है, अगर ट्रेन पे चढ़ नहीं पाए तो वो गमछा और वो टॉवेल गया या नहीं गया, उसका मस्त जो है वो शूज वगैरह पूछेंगे जो लोग वहां बैठेंगे। क्लियर है ये चीज। हमने पेटेंट के बारे में देखा, किस चीज पे पेटेंट नहीं मिलेगा ये देखा। पेटेंट लेने के लिए गए तो भी जो है वो एक हादसा, या तो पूरा बना करके या आधे अधूरे में, और दोनों का प्लस भी देखा और माइनस भी, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखे और नेगेटिव भी। अब कह रहे हैं कि अगर हमें जो है वो लेना रहे पेटेंट, तो हम पेटेंट आखिर कैसे लेंगे, क्या पहला स्टेप होगा। और अगर कोई पेटेंट के लिए गया है और जब वो पेटेंट के लिए जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं इस बात को दुनिया को बताए, क्योंकि अभी तक वो जिन चीजों के लिए जा रही है तो किसी को पता ही नहीं है। जब ही चोरी चोरी चुपके चुपके हो रहा है तभी तो पेटेंट की बारी आ रही है। तो ऐसे केस में जो है अब हम लोगों से पूछे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये चीज हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, बस हमने रजिस्टर ना किया हो। तो जितने भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि यू हैव ऑल द प्रोटेक्शन अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वेदर यू हैव रजिस्टर्ड इट और नॉट। द ओनली थिंग इज दैट हाउ यू विल प्रूफ इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप इसको साबित कैसे करेंगे। आपने कोई बुक लिखा, उस बुक को आपने लिख करके लोगों के बीच में पब्लिश कर दिया, अभी तक उसको रजिस्टर नहीं कराया। अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके वाले बुक को ही अपना नाम दे करके रजिस्टर करा लिया, आप चैलेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन साबित कैसे कीजिएगा कि आपका बुक आपने पहले लिखा था। तो उस केस में दिक्कत बहुत आती है। इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कराना जरूरी होता है। लॉ ने ये नहीं बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लेकिन आप साबित तो कर दो। 2 लोगों के बीच में ये कह रहे पहले मैं, ये कह रहे पहले मैं, और उसके बाद ये एक आ रहे हैं, ये कह रहे ये देखो मेरे पास जो है वो लाइसेंस है इस डेट का। अब ये मैं और ये मैं ही रह गए, और इनका वाला क्या होगा, क्योंकि कैसे अब दोनों साबित करते रहे, और ये ऑलरेडी किसके साथ हैं, सर्टिफिकेट के साथ है। तो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या हम और आप किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन फाइल, अभी पढ़ेंगे, क्या किसी तरह का कोई जो है हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या किसी भी बात पे, क्या हम लोग किसी भी बात पे जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते। हो सकता है कि एक पेटेंट लेकर के आए और आपको अगर ऑब्जेक्शन का मौका मिले तो आप तो हर चीज पे ही ऑब्जेक्शन कर दें।
तो क्या एवी कोई भी कुछ भी बोल देगा और वो ऑब्जेक्शन जो है वो वैलिड हो जाएगा? तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।